तो आज बिगिन नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज। एंड नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज में हम सबसे पहले एनर्जी के विषय में जान लें। व्हाट इज एनर्जी? सबसे पहले इसकी बात करें तो ऊर्जा क्या है? और ऊर्जा क्या है तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है कि एनीथिंग। लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, तब मैं इसका परिभाषा देना चाहूंगा। तो आप पहले हमें बताइए कि ऊर्जा क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? हाँ, दीपक बोल दीपक बोल सकते हैं, अनम्यूट करके आवाज दीजिए। सर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और कोई कुछ बताएगा? और कोई कुछ बताएगा? एनर्जी इज समथिंग टू डू वर्क, और सर इसकी यूनिट किलो कैलोरी होती है जो अभी से नापा जाता है। ओके सिमरन, और कोई अपनी परिभाषा जो एनर्जी के फोर्स और I'm not getting your voice. Work and displacement. Product of work and displacement. That is force. Work into displacement is equals to force. I'm asking about energy. What is energy? Indu, could you say anything? What is energy? ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं में एक साथ स्थानांतरित किया जा सकता है या अलग अलग रूपों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। जो किसी भी काम करने वाले को काम करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। सर मास, मैं एक डेफिनेशन और बता सकता हूँ। जैसे ऊपर से गिरने वाला जल होगा उसमें भी ऊर्जा होती है। सर जैसे आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, E बराबर mc स्क्वायर। m इज द मास एंड c द वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट के mc स्क्वायर को भी एनर्जी के रूप में ले सकते हैं। आइंस्टीन एनर्जी फॉर्मूला, उसमें एनर्जी की विशेषता बताई गई कि एनर्जी क्रिएटेड नहीं हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकती है। बट आई एम आस्किंग व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? सो एनीबॉडी एल्स हैज टू से, और आई वुड से हाँ। नहीं, वो तो एनर्जी की विशेषता है। देखिए एनर्जी की एक सीधी लाइन, सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। ऐसी क्षमता जो किसी चीज के होने ना होने या रोके जाने के लिए जिम्मेदार है। द कैपेसिटी फॉर बीइंग और नॉट बीइंग और टू स्टॉप। ऐसी क्षमता जो किसी चीज के होने ना होने या रोके जाने। तो जैसे कोई चीज हो रही है तो एनर्जी लगेगी, ना होने के लिए भी एनर्जी लगेगी, या जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को बनाए रखने की भी एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी एक क्षमता है, ठीक है, एक पोटेंशियल। अब एनर्जी कई प्रकार से हो सकती है। यहाँ पे हम बात करें तो एनर्जी कई तरीके की। एक ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, और एक एनर्जी ऐसी भी है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जिसे हम आसानी से रीगेन कर सकें, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम आसानी से रीगेन नहीं कर सकते, यानी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आसानी से रीगेन करने का मतलब हम पृथ्वी में जिसकी बहुतायत मात्रा में प्राप्ति हो और जो काफी लंबे समय तक हमारे पास मौजूद रहे। जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखें तो सूर्य ऊर्जा, सौर्य से प्राप्त ऊर्जा। अब सूर्य जो है वो हमारे पास अभी हजारों लाखों वर्षों तक रहेगा, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार कहा जा सकता है। तो इसे हम काफी लंबे समय तक प्राप्त होने वाली ऊर्जा मान सकते हैं। वहीं पर अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ ऐसी ऊर्जा है जो कि 100 वर्षों के आसपास समाप्त हो जाएगी। अब जो खनिज तेल प्रकृति के भंडार में ज्ञात रूप से अभी हमें पता है, नए तत्व नए भंडार खोज लिए गए तो बात अलग है, लेकिन जितना ज्ञात है
उसके अनुसार अगले 100 वर्षों तक अगर और कोई नया खंड भंडार नहीं मिला तो ये समाप्त हो जाएगा। तो 100 वर्ष तक का ही हमारे पास एनर्जी है, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो 100 साल रहेंगे। कंपैरेटिवली सौर ऊर्जा की बात करें तो हजारों लाखों साल रहेंगे। अब 100 साल कोई छोटा स्पैम नहीं है, लेकिन लाखों हजारों साल की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत छोटा है। 100 साल और हजारों साल, तो 100 साल और हजारों साल में काफी डिफरेंस है। इसलिए 100 साल के इस छोटे से स्पैन वाले ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे आसानी से रिगेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि 300 लाख वर्ष तक अगर हम किसी चीज को प्रकृति के गर्भ में विद हैवी प्रेशर दफन कर देंगे, जीवों को, जैव तत्वों को, उन फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो बदल जाएंगे पेट्रोलियम पदार्थों में। तो जाहिर सी बात है, इतना समय तक किसी चीज को दबाकर रखकर तब हम पेट्रोल पाएंगे, और वो भी इतना जीवाश्म होना चाहिए और इतना प्रेशर होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी नहीं है। वाइल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हमें रोज मिल रही है, सुबह शाम मिल रही है। तो इसलिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, जिसका प्रकृति में अथाह भंडार है, ठीक है, जिसके माध्यम से काफी लंबे समय तक हमें एनर्जी मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षय ऊर्जा। क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जो आसानी से रिन्यू हो जाए, ग्रांटेड हो जाए। अब इसी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूरेनियम के विषय में। यूरेनियम एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, और यूरेनियम गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अभी हम पढ़ेंगे गैर अक्षय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बाद में हम रिन्यूएबल पढ़ेंगे। रिन्यूएबल तो बताया जो आसानी से प्राप्त हो जाए, परंतु नॉन रिन्यूएबल जो एक लिमिटेड टाइम में खत्म हो जाएगा। अब अगर हम प्रकृति पे देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में भी फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी वो जो जीवों के अंश में नहीं है, यानी प्रकृति पे मौजूद हैं परंतु जीवों के अंश में के रूप में नहीं है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम की बात हम करेंगे। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवों के अंश में नहीं है, ये प्रकृति पर भंडारण में है, यानी प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही इनकी उत्पत्ति हुई मानी गई है, लेकिन इनकी मात्रा प्रकृति के में अगर देखें, ज्ञात स्रोत के रूप में देखें तो बहुत लिमिटेड है। जैसे यूरेनियम है, ये लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो ये क्या है, जल्दी आसानी से नहीं मिलेगी, और ये बनने में भी टाइम लगता है, क्योंकि प्रकृति के गर्भ से उत्पादित होता है, प्रकृति के गर्भ में मौजूद है। परंतु ये प्रकृति के गर्भ से कब बाहर आता है? या तो लावा उद्भोदन हो जाए किसी प्रकार से, या प्रकृति के में कहीं इधर उधर खोज से कहीं प्राप्त हो जाए कि किसी जगह इसका भंडार है। तो ज्ञात भंडार के रूप में बहुत अल्प मात्रा में हमारे पास मौजूद है, और इसमें क्या है, कन्वर्जन से यूरेनियम का पत्थर विकसित होता है। तो ये जाहिर सी बात है, कन्वर्जन लाखों साल में होता है, तो लाखों साल में सेडिमेंटेशन और कन्वर्जन के बाद यूरेनियम बनेगा। तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल नहीं है, इजी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल। और चूंकि फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसलिए नॉन फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत इसको रखेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल फ्यूल इसको कहा जाएगा। अब जरा इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यूरेनियम। अब न्यूक्लियर एनर्जी देता है, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब समझ लीजिए, यूरेनियम के अणुओं को तोड़ा जाएगा और अणुओं से ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। अब आप कहेंगे अणुओं से ऊर्जा? हाँ, क्योंकि जो कण हैं इसके, वो इसके एटम्स इतने प्रेशर में एक दूसरे से करीब में आ चुके हैं कि उसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी है। अब आप कहेंगे बड़ी मात्रा में एनर्जी कैसे है, किस तरीके से है? इस बात को समझने का प्रयास करिए कि दो लोगों को आपस में एकजुट कर दिया जाए तो क्षमता ज्यादा हो जाएगी, अगर दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। क्योंकि अकेले आपको कहा जाए कि जाइए 11 बजे रात निकल के और 2 बजे रात तक टहल करके घूम के आइए, तो आप बहुत डरेंगे। लेकिन वहीं पे दो लोग हो जाएंगे तो कहेंगे चलिए चलते हैं, ठीक है। 4 लोग हो जाएंगे तो कहेंगे क्या दिक्कत है, और अगर मान लीजिए 30-35 लोग हो जाएंगे तब कहेंगे सर बम मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले मिलेंगे उनसे भी भिड़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और कहीं हजारों लोग हो जाएंगे तो फिर आंदोलन ला देंगे। तो फिर क्या है, तो ग्रुपिंग में, यानी कि एक प्रकार से फ्यूजन में, एक साथ होने में, ग्रुप करने में ज्यादा ताकत होती है। लेकिन इनको ग्रुप करने में भी ताकत लगती है, तभी तो ग्रुप होगा।
अब 2 लोगों को ग्रुप करा, 3 लोगों को ग्रुप किया, हजारों लोगों को ग्रुप किया, तो प्रेशर लगा, लेकिन प्रेशर के साथ एनर्जी इनबाउंड हो गया। तो 2 कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसके अंतर्गत जो एटम्स हैं वो काफी प्रेशर के साथ, हजारों लाखों सालों के दबाव के साथ, इस बात को जैसे मैंने आपको फॉसिल फ्यूल बढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स में कि हाइड्रोजन और कार्बन के अणु, वैसे यूरेनियम के अणु एक दूसरे के साथ काफी प्रेशर के साथ कंबाइंड हो गए, इतने दबाव के साथ कि आसानी से जैसे वो रिलीज करो तो रिलीज नहीं हो जाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम पदार्थ को आप खुले में छोड़ दीजिए फिर कैसे रिलीज हो जाएंगे, यानी कि वो तुरंत ही उड़ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन ये आसानी से रिलीज नहीं होंगे, इनको फिर हमें काफी प्रेशराइज करना पड़ेगा, और जब इनको प्रेशराइज करके हम तोड़ेंगे तो इनमें जो इनके बीच में एनर्जी है वो विखंडित होगी, वो काफी तीव्र गति से बाहर आएगी, और अगर बड़ी मात्रा में इनका विखंडन करेंगे तो ये खतरनाक विध्वंसक का कार्य करेंगे, डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे और काफी बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर ये यूरेनियम जो है वो एक ईंधन के रूप में हमारे काम आ सकता है, आता है, यूरेनियम को एक ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वैसे यूरेनियम का भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ईंधन के रूप में कैसे, घर में खाना बनाने के लिए नहीं, घर में खाना बनाने के लिए यूरेनियम नहीं जलाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर विखंडन हो जाएगा, विस्फोटक बन जाएगा। लेकिन हमें बिजली चाहिए, तो बिजली कैसे पैदा होती है, बिजली पैदा करने का जो सरल रास्ता है वो है पनबिजली की योजना, जिसके अंतर्गत पानी को ऊपर से गिराया गया और पानी के तीव्र गति से गिरने से टरबाइन को नचा दिया गया, जिससे कि बिजली उत्पादित होती है, डायनेमो के नाचने से बिजली पैदा हो जाती है। तो टरबाइन को आदमी भी नचा सकता है, बिजली पैदा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आदमी कितना देर तक नचाएगा, कितनी देर तक नचाएंगे हम उसको, कितने लोग मिलकर कब तक नचाते रहेंगे उसको, नचाते नचाते इतनी ऊर्जा लग जाएगी कि ऊर्जा पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रयोग किया गया कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया जाए जिससे कि अपने आप टरबाइन नाचता रहे और बिजली पैदा होता रहे। तो पन बिजली योजना में क्या है, बिजली की स्टीम से या तो फिर पानी की धार से टरबाइंस को नचाया जाता है और पानी ऑटोमेटिकली बह रहा है, उसको भर लिया गया एक डैम में और उसके बाद उसको प्रेशर के साथ छोड़ा गया, टरबाइन नाच रहेगी, बिजली पैदा होने लगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन उसमें भी बड़ा इन्वेस्टमेंट में, उसमें भी काफी वर्क है, और भी चीफेस्ट काम यूरेनियम के रूप में देखा गया कि बड़ा कामदायक है। इसका चीफेस्ट रूप ये हो सकता है कि इजिली एक छोटे से यूरेनियम यानी अल्प मात्रा में यूरेनियम कई 100 वर्षों तक बिजली पैदा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यूरेनियम के प्लांट लेस स्पेस लेंगे, कम जगह लेंगे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डेवलप कर सकेंगे, और यूरेनियम के आधारित ऊर्जा हमें सस्ती भी पड़ जाएगी अगर हमारे पास यूरेनियम है। अब वो अलग बात है अगर हमारे पास यूरेनियम की मात्रा कम है तो जिन देशों के पास है उनसे जब हम खरीद के लाएंगे, उनका संवर्धन करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तब फिर ऊर्जा महंगी पड़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास यूरेनियम है तो सस्ता पड़ जाएगा। तो जिनके पास यूरेनियम है उनके हिसाब से देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत आसान और सस्ता स्रोत है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम है, इसलिए वो इजिली यूरेनियम प्लांट्स लगाते हैं और इसके आधार पर बिजली को पैदा करते हैं। ठीक है, अब एक तरफ तो ये बिजली पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, दूसरी तरफ है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने का भी प्रयोग किया जा सकता है। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के दृष्टिकोण से अभी देखा गया कि काफी बड़ी मात्रा में जब हम एटम विस्फोट करते हैं यूरेनियम में तो काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी एक संख्या तक तो एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, लेकिन जब बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 7 किलो के स्टैंडर्ड के यूरेनियम में एक साथ फोड़ा जाएगा तो फिर ये बॉम्ब भारी हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हजारों साल, और अगर मान लीजिए पृथ्वी पर जितना यूरेनियम मौजूद है अगर सब फोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर आग लग जाएगी। इससे ये हो जाएगा कि जीवन यहाँ संभव। तो जहाँ एक और यूरेनियम दिखता है वहीं यूरेनियम विनाश भी करता है। सर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यूरेनियम पर आधारित फैक्ट्स के विषय में अध्ययन करते हैं। यूरेनियम के विषय में साधारण मैटर फैक्ट्स की बात करेंगे तो यूरेनियम एक गैर जीवाश्म ईंधन है, ये मैंने अभी आपको बताया, नॉन फॉसिल फ्यूल है जो गैर अक्षय ऊर्जा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बता दिया आसानी से रिन्यू नहीं हो सकता, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसीलिए इसको गैर अक्षय ऊर्जा कहा गया है। इसे परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम इसके परमाणु, इसके अणुओं को तोड़ते हैं। अब इसे परमाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अणु सर थोड़ा आवाज धीमी आ रही है, श्रेष्ठ पूरी सुनाई नहीं परम दे रही है। अणु है, समझ गए ना, अणुओं में श्रेष्ठ है, परम अणु है, इसलिए हम इसको कहेंगे परमाणु, परम अणु, क्योंकि इनके अणु में काफी क्षमता है, इसलिए परम अणु, परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूरेनियम का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर पड़ा और यह पृथ्वी के गर्भ में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। और ये कंसीडर किया जा रहा है कि यूरेनस ग्रह पर जो है यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और वहीं के नाम से हिसाब से यूरेनियम का नाम पड़ा होगा। 1 किलो प्राकृतिक यूरेनियम के विघटन से 20 टन कोयले की मात्रा का ऊर्जा उत्पादित किया जा सकता है। अब इससे ही कल्पना आप कर सकते हैं कितनी क्षमता है इसमें। 1 किलो प्राकृतिक यूरेनियम, 1 किलो कितना होगा? छोटा सा, इतना सा 1 किलो आपने कोई चीज लिया, ठीक है ना। 1 किलो प्राकृतिक यूरेनियम और 20 टन कोयला ले लीजिए, 20 टन कोयला कमरा भर के, समझ गए। और उसके बाद 1 किलो प्राकृतिक यूरेनियम में जितनी एनर्जी है 20 टन कोयला में है, तो जाहिर सी बात है लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। तो यूरेनियम कितना शक्तिशाली है समझ सकते हैं। यूरेनियम की खोज जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन क्लूपोर्थ ने किया था, ये याद करना पड़ेगा, मार्टिन हेनरिक क्लूपोर्थ द्वारा 1789 में किया गया। यूरेनियम का विखंडन जिस संयंत्र में किया जाता है, अब विखंडन क्यों किया जाता है मैंने आपको बताया कि जब हम इसका विखंडन करते हैं तो एनर्जी निकलती है। अब एक एटम को तोड़ेंगे तो एनर्जी निकल के बाहर आएगी, 2 एटम को तोड़ेंगे तो और एनर्जी निकलेगी, एक साथ हजारों एटम को तोड़ दिया जाएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी कैसे निकलती है? तो जैसे एक यूरेनियम एटम को हम तोड़ते हैं, तोड़ते काहे से हैं? एक न्यूट्रॉन का एक एटम फेंकते हैं, न्यूट्रॉन फेंकते हैं तो एटम टूट जाता है। तो एक न्यूट्रॉन से एटम टूटता है और एक साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन 3 एटम को तोड़ेगा, फिर 3 तिरक के 9 एटम तोड़ेंगे। इस तरह से देखते देखते भर में वो कई गुना मल्टीप्लाई होने लगे, ट्रिप्लाइड हो गए, ट्रिप्लाइड, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ट्रिप्लाइड होंगे, 3 गुना बढ़ेगा, हर बार 3 गुना। एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक बार में इतनी ज्यादा एटम्स टूटेंगे कि फिर वो विस्फोटक का रूप में ले लेगा। तो फिर हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि एक लिमिटेड अमाउंट में एटम विस्फोट हो, एटम टूटे, लेकिन जितनी हम एनर्जी ट्रैप कर सकें, इसलिए रिएक्टर्स का प्रयोग करते हैं। अभी मैं इस रिएक्टर को और बेहतर रूप से अगले पॉइंट पे समझाऊंगा। यूरेनियम का विखंडन जिस संयंत्र में किया जाता है उसे रिएक्टर कहते हैं, जहां पर एक नियंत्रित विखंडन श्रेणी प्रतिक्रिया के माध्यम से यूरेनियम के अणुओं को विखंडित किया जाता है। यूरेनियम प्लूटोनियम के पश्चात दूसरा सबसे भारी पदार्थ है, और यूरेनियम जो है, प्लूटोनियम जो है वो सबसे भारी पदार्थ है। भारी पदार्थ है यानी इसमें एटम बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए ज्यादा भारी है, जबकि यूरेनियम इसकी तुलना में कम, लेकिन दुनिया का सेकंड हैवीएस्ट मेटल। तो सेकंड हैवीएस्ट मेटल आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है। अब चलते हैं यूरेनियम के विखंडन पर स्टडी करते हैं और किस तरीके से चेन रिएक्शन काम करता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूरेनियम का एक अणु एक न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित किया जाता है। विखंडन उपरांत 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और अन्यों को विखंडित करने लगते हैं। प्रत्येक अणु के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यदि विखंडन को नियंत्रित क्रम में किया जाए तो परमाणु संयंत्रों के माध्यम से इसकी ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को रोटेट कर बिजली को उत्पादित किया जा सकता है। पर यदि इसे अनियंत्रित रूप से विखंडित होने दिया जाए तो यह परमाणु बम का रूप ले लेता है। तो अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। ये न्यूक्लियर फिशन यानी किस प्रकार से यूरेनियम है वो फोड़ा जा रहा है, एक यूरेनियम एटम का विस्फोट किया जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन।
अब इसमें क्या हो रहा है कि इधर एक एटम हमने लिया यूरेनियम। अब मान लीजिए कि हमारे पास काफी बड़ा यूरेनियम है, लगभग 8-10 किलो बड़ा, तो हम पूरा यूरेनियम हिस्सा थोड़ी तोड़ेंगे, उसमें से हम एक एटम को लिए, ठीक है, उसके किसी एक एटम को विस्फोट करें। एटम को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन से हम एक यूरेनियम के एटम को विस्फोट कर देंगे, यानी उसको विखंडित कर देंगे। होगा क्या? जैसे ही एक यूरेनियम के एटम विखंडित होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, और एक एटम इतनी मजबूती से बाउंडेड है, जब उसको हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो रिलीज होगी, और 3 गुना एनर्जी रिलीज होगी। ये जो है एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये तो हमने आर्टिफिशियली न्यूट्रॉन लाए थे एक को तोड़ने, एक जैसे टूटा 3 न्यूट्रॉन निकल। अब ये 3 न्यूट्रॉन आसपास ढूंढेंगे कि कोई एटम मिल जाए यूरेनियम, कोई एटम यूरेनियम का मिल जाए तो उसको हम तोड़। अब इतना बड़ा 10 किलो का यूरेनियम है और एक एटम तोड़ दिया हमने, एक कन्वर्ट कर दिया, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो ढूंढेंगे 10 किलो, बहुत कुछ, तुरंत बगल वाले यूरेनियम के अणु को तोड़, फटाक से ये 3 यूरेनियम तोड़, एक टूटा आर्टिफिशियली, 3 उसके द्वारा तोड़ गए। एक के तोड़ने से 3 गुना एनर्जी निकली। फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम तोड़ा, तो आप देख रहे हैं 9 टाइम्स एनर्जी, 9 न्यूट्रॉन भी निकले। अब ये जो 9 न्यूट्रॉन हैं, ये अगले आसपास के यूरेनियम के अणुओं को तोड़ डालेंगे, फटाफट तोड़, फट फट फट, विदिन अ पल्स ऑफ सेकेंड। 3 आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या 27 और एनर्जी भी इस सेकेंड 27 गुना, और फिर ये चॉकलेट होना शुरू, और एक एक न्यूट्रॉन आसपास के यूरेनियम के अणुओं को तोड़ना शुरू कर। स्थिति कुछ ये होगी कि बड़ी मात्रा में एनर्जी, और एक बार में इतनी मात्रा में एनर्जी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी मात्रा में एनर्जी होती है अच्छी, बहुत कम एनर्जी भी अच्छी नहीं। अगर बहुत कम एनर्जी में आपको पढ़ाएं नहीं अच्छा, एकदम दुष्ट होकर पढ़ाएं नहीं समझ में आए तो मेरी आवाज ही, लेकिन अगर इतनी जोर से बोलेंगे कान फट जाए। बात को समझ गए? बहुत सुस्त बोले नहीं, लेकिन इतना जोर से कि जिन्होंने कान में माइक लगाया था वो कान सनसना जाएगा। कान में जितने ईयरफोन लगाए उनके कान को फट गए होंगे। बहुत जोर से बोलेंगे पर्दे फट जाएंगे, फिर तो लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। बात समझ के? वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा है कि जब वो एक लिमिट मात्रा में निकला तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे निकला तो एनर्जी फिर वो हम इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते एक झटके में, तो फिर वो विस्फोट कर जाएगा। इस स्थिति को एटम बॉम्ब, इस स्थिति क्या कहेंगे? एटम बॉम्ब। उसके बाद यूरेनियम के एटम्स जहां तक रहेंगे तोड़ डालेगा सब, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में रिलीज हो जाएंगे कि वो अब किसी भी तत्व को तोड़ना शुरू करेंगे। आसपास के हर एक एलिमेंट के साथ वो अपना पूरा प्रयास करेंगे, और इसी प्रयास को रेडिएशन का, और कहेंगे रेडिएशन को रोकना है, जिससे हर चीजें डिस्टर्ब होना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं, और फिर वो रेडिएशन के प्रभाव की वजह से बीमारियां लंबे समय तक, स्किन के कैंसर और बहुत से ऐसे रेडिएशन, जो भी मैं आपको बताऊंगा रेडिएशन से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हम रिकवर नहीं कर सकते। ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर विखंडन, फिजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया?
फॉर्मूले पे अगर एनर्जी डेवलप करेंगे, एनर्जी तो डेवलप होगी नहीं, ब्लास्ट होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यूरेनियम से जो विखंडन के बाद निकलने वाले न्यूट्रॉन्स है उसको लिमिटेड कर दिया जाए। तो कम न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, उतने निकले जितने हम चाहते हैं, तो हमारे पास एनर्जी इतनी आएगी जितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो प्रक्रिया ही रिएक्टर में किया जाता है। किस तरह से रिएक्टर वर्क करते हैं, यहाँ मैं नया डायग्राम बनाने जा रहा हूँ रिएक्टर। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। इससे पहले वाले डायग्राम में हमने आपको दिखाया कि न्यूट्रॉन्स के आसपास जितने यूरेनियम थे उनको तोड़ देगा, लेकिन इस डायग्राम में स्पष्ट है यूरेनियम तोड़ेगा तब जब यूरेनियम उसको मिलेगा, यानी और आगे यूरेनियम हम उसको देंगे ही। तो जाहिर सी बात है, एक अणु तोड़ा और सामने एक अणु फेंक दिया, तो वो एक अणु को तोड़ेगा। उसके बाद हम एक अणु को तोड़ेंगे तो एक एटम ही हर बार टूटेगा और एनर्जी लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होगी, जितना हम सेव कर लेंगे। यानी जैसे हम जनरेटर से इन्वर्टर से में एनर्जी सेव करते हैं, वैसे हम उसको स्टोर करते हैं और फिर उसको पर्पस के लिए लगा देंगे। अब ये न्यूट्रॉन्स जो है ये तो मानेंगे नहीं, वो तो भाई 3 गुना निकलेगा ना, हर बार 3 गुना निकलेगा। तो एक न्यूट्रॉन तो हम चलिए एक यूरेनियम दे देंगे उसको विस्फोट करने के लिए, उसको बॉम्बार्ड करने के लिए, लेकिन ये दोनों न्यूट्रॉन्स ये तो रेडिएशन चलाएंगे, ये तो तुरंत निकल जाएंगे और उसके बाद फिर अंदर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, खतरनाक कर देंगे। इनको रोका कैसे जाए, रेडिएशन को कैसे रोका जाए? तो लेड या क्रोमियम की रॉड लगाया। लेड और क्रोमियम को समझिए अनसैचुरेटेड है, भूखे प्यासे। अब क्लियर हुआ? अनसैचुरेटेड पहले दिन से कहानी चल रही है, हर दिन आपको अनसैचुरेटेड का क्या दिखेगा पूरे एनवायरनमेंट में अनसैचुरेटेड। मैंने आपको पहले दिन बताया था, अनसैचुरेटेड वर्ड याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड है और ये इसके साथ जाकर सैचुरेटेड, यानी एक प्रकार से वो ये दोनों इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन में ये एब्जॉर्ब, लेड या क्रोमियम को एब्जॉर्ब करता है। रेडिएशन की बात करता हूं, तो भूखे थे, तुम परेशान थे, क्यों? क्योंकि तुमको भूख लगी तो खाना खाओ, शांति से बैठो, भूख लगी खाओ, चलो चलो अंदर। आतंक तब फैलाओगे जब परेशानी रहेगी, परेशानी नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी, तुम शांत हो गए, यानी संतुष्ट हो गए। अब ये न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए गए लेड या क्रोमियम के प्लेट के माध्यम से, और एक यूनिट जो न्यूट्रॉन है वो आगे बढ़ने को दिया गया। अब ये न्यूट्रॉन अगला एटम तोड़ेगा यूरेनियम का, और फिर जब एक ही रहेगा तो भले यहाँ 50 यूरेनियम पड़े होंगे, तोड़ेगा तो एक ही ना, बात को समझिए। और वो लिमिटेड कितने न्यूट्रॉन रहेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से हम एक लिमिटेड मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। इस एनर्जी को हम लेकर सेव कर लेंगे और फिर इसको हम घर में भेज देंगे। इसको हम टरबाइन चलाने के इस्तेमाल कर देंगे, टरबाइन चलेगी, बिजली पैदा हो जाएगी, बिजली पैदा हो जाएगी, घर में बिजली पहुंच जाएगी और हम लोगों को सस्ती और किफायती बिजली प्राप्त होगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, 7 किलोग्राम यूरेनियम में 1 परमाणु बम बनाने की क्षमता है, और इसी पर आधारित होकर के पहला परमाणु बम बनाया गया था। और ये पहला परमाणु बम जिसका प्रयोग युद्ध में किया गया वह था लिटिल बॉय। उसका नाम रखा गया था छोटा लड़का, लिटिल बॉय, जिसे हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और दूसरा फैटमैन यानी मोटा आदमी नामक परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर गिराया गया। तो ये ऐतिहासिक घटना है, बहुत दर्दनाक घटना, बहुत तकलीफ भरी घटना, क्योंकि उस वक्त फिर मानवता शून्य हो गई थी, राक्षसता जन्म ले ली। जब हम ये देखना ही बंद कर देंगे आम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, युद्ध की नीति खत्म हो गई। युद्ध की नीति के तहत सिर्फ सैनिक मरेंगे, इसीलिए तो सेना बनाई जाती है। राजा किसको क्यों रखा जाता है? ताकि जनता को कष्ट ना हो। लड़ो भाई तुम लोग, जो जिसको सत्ता चाहिए लड़े। जनता सत्ता नहीं लेती है, जनता तो अपना जीवन जीती है, राजा सत्ता लेता है, तो सत्ता में रहो और रक्षा करो। इसलिए हम आपको टैक्स देते हैं, आप बैठे बैठे खाओ और टैक्स दो, टैक्स से हमें बचाओ। ये सारा व्यवस्था किया गया। लेकिन जब आम जन के ऊपर ही हमला शुरू हो गया तो सारी कहानी खत्म हो गई। और हुआ क्या? हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं था, और इधर अमेरिका, ब्रिटेन सब एक साइड हो चुके थे। जापान किसी तरीके से हार नहीं रहा था।
जापान बहुत सशक्त था, सबको हिला के रख दिया था। अब हालत ये हो गई कि जापान को हराना बहुत जरूरी है, नहीं जापान को अगर हराएंगे तो जापान जो है वो किसी को भी जीतने नहीं देगा, सबके लिए मुश्किल की स्थिति है। जापान से जीतने की रास्ते निकालने की कोशिश की जाती है, पर किया नहीं जा सकता। तो अमेरिका ने एक कूटनीति चली। अब ये अमेरिका की कूटनीति है जिसका परिणाम अमेरिका ने केमिकल बॉम्ब्स का प्रयोग किया जापान सैनिकों। ये अप्रमाणित है, परंतु जापान ने इसका आरोप लगाया। केमिकल वेपन्स ऐसे वेपन्स थे जिसका प्रयोग युद्ध में नहीं होना था। युद्ध शुरू होने से पहले डिसाइड हो चुका था, नो एटम बॉम्ब्स, नो केमिकल वेपन्स, ऐसे कोई भी वेपन्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परंतु अमेरिका ने केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया सैनिकों को मारने। इस पर क्षुब्ध हुआ जापान ने वर्ल्ड यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत रखी युद्ध के दौरान कि देखिए अमेरिका ने हमारे सैनिकों पर केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया। तो अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं, उसने कहा जांच कराया जाए। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टॉप 5 थे, कौन? यही टॉप 5 थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो इन्होंने कहा ठीक है, कमिटी बैठाई जाएगी, इस पर जांच किया जाएगा। तो कमिटी बैठाई जाएगी, जांच करेगा कब? जब युद्ध खत्म होगा। और अमेरिका कह रहा है नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल केमिकल वेपन्स का प्रयोग, और पूरे हमें केमिकल वेपन्स का प्रयोग करा चला जा रहा था। जापान ने कहा हो गया, अब पहले हम युद्ध रोके, जांच करवाएं। तो युद्ध आज हो रहा है, गुस्सा आज लगी है, तुम हमें मार रहे हो, हम अपने आप को बचाने के लिए हर तरीके से सक्षम प्रयास कर रहे हैं, हम तुम्हें धूल चटा रहे हैं, तुम हार रहे हो, तो तुम खिसिया के ईटा पत्थर उठाना शुरू कर दिया, नहीं केमिकल वेपन्स फेंक रहे हो, अब चुप्पे से उसमें आप गोली चला रहे हो, उसमें केमिकल्स डाल दे रहे हो जिससे कि बड़ा नुकसान हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तमाम प्रॉब्लम हो रही है। अब एसिड फेंक दोगे आप तो गलत बात है, इससे से थोड़ी लड़ा जाएगा। लेकिन जांच का विषय कह दिया, अब जांच का विषय तो जांच बाद में होगी। तो फिर क्रुद्ध होकर जापान ने जो है वो नियम की उल्लंघना की। उसने कहा कि अब चूंकि अमेरिका मान नहीं रहा है, इसलिए हम नियम की उल्लंघना शुरू करते हैं। और उसने क्या किया, उसने रात को बॉम्बार्डिंग शुरू की। रात को बॉम्बार्डिंग जब शुरू कर दी तो ये नियम के खिलाफ था। जैसे ही सूर्य ढल जाए, महाभारत तक के नियम था, जैसे ही सूर्य ढल जाए वैसे युद्ध रोक दिया जाने की बात। लेकिन अब रात को अगर आप युद्ध करोगे तो गलत है। और रात को जो है अमेरिकी नौसेने और अमेरिकी अड्डों पर ब्रिटेन और रशिया, ब्रिटेन से भी था, तो ब्रिटेन का जो उप क्षेत्र था वो भारत था। और भारतीय सैनिक, मैंने पहले भी बताया, भारतीय सैनिक ने इस शर्त पर कि अगर ब्रिटेन साइड जीतेगा तो भारत को पूर्ण आजादी मिल जाएगी, इसलिए वो युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन, भारतीय सैनिक जो है जापान के विरोध में लड़ रहे थे, और जापान था तो भारत का मित्र, लेकिन चूंकि अब भारतीय सैनिक विरोध में है इसलिए उसके सबसे नियरेस्ट भारत था, इसलिए भारत पर खूब बॉम्बार्डिंग की गई। अब भारत एक प्रकार से पिस रहा, अब बॉम्बार्डिंग चली, सैनिक अड्डों पे हो रहा, तो इस पर सैनिक मरते चले जा रहे थे। भले वो सैनिक भारतीय शरीर से रहे हो, परंतु ड्रेस में तो वो थे ब्रिटिशर्स। तो ऐसे में बहुत नुकसान हो रहा था अमेरिका। तो अमेरिका ने फिर कहा कि देखो अब आपने युद्ध नीति का उल्लंघन कर, चूंकि आपने युद्ध नीति का उल्लंघन किया और ये प्रमाणित है, हमने किया है कि नहीं किया है ये प्रमाण सिद्ध होगा, जो सजा होगा दीजिएगा, तो आप युद्ध नीति का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम एटम बॉम्ब का प्रयोग करेंगे। तो जापान नहीं सुना, सोचेगा नहीं पॉसिबल नहीं है एटम बॉम्ब का प्रयोग करना, इतना मजाक है, हंसी है, ऐसे थोड़ी आप कर लोगे, एटम बॉम्ब मना है, एटम बॉम्ब कोई नहीं प्रयोग कर सकता। और आपका तो आपने कूटनीति की है इसलिए हमने ऐसा किया है, हमने कोई एटम बॉम्ब नहीं प्रयोग किया, और हमारे पास एटम बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब का प्रयोग नहीं होगा। जापान ने माना नहीं, लेकिन अमेरिका ने मौके का फायदा, अमेरिका ने कहा लाओ हम इसी बहाने टेस्ट कर लेंगे कि मानव के लिए कितना हानिकारक है, और अपनी प्रभुता भी दर्शा देंगे। और उसने फिर 6 अगस्त 1945 नागासाकी पर यूरेनियम आधारित, यानी यूरेनियम फ्यूल पे आधारित एटम बॉम्ब, लिटिल बॉय नामक एटम बॉम्ब फेंक, जिसकी वेट 7 किलो के आसपास, जिससे एक बार में ऐसा कहा जाता है 50,000 के और 1,00,000 1.5 लाख लोग हताहत, और जिसका प्रभाव 50 साल तक रेडिएशन के रूप
में वहां आज भी देखा है। इतनी बड़ी त्रासदी देख के जापान खिसिया गया। जापान ने कहा कि इस एटम बम को आपने जो फेंका है ये सेना नहीं देखती, क्योंकि एटम बम का क्षेत्र सेना तक नहीं सीमित है, ये आम जन को क्षति पहुंचाती। अब युद्ध सेना से निकल के आम जन में चला गया है, इसे अब हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम आम जन को छोड़ पाएंगे। और जापान ने रात को सैन्य अड्डे छोड़ असैन्य अड्डों पर भी बॉम्बार्डिंग शुरू कर, मतलब जहां सेना नहीं थी, आम जन। भाई सेना कहाँ है? सेना तो बाउंड्री पे, युद्ध छिड़े मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान से, तो कहाँ युद्ध होगा? बाउंड्री पे होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सिविल लाइन में अगर बॉम्ब गिराने लगे तो गलत बात हो, ये तो आमजन के लिए हानिकारक हो जाएगी। जैसे अभी ईरान वाले मैटर में क्या हुआ, आमजन को मिसाइल गिराते लोग मर रहे। तो हुआ ये कि फिर आम जन पर एटम, वो आम जन पर बॉम्बार्डिंग शुरू हुई, वो भी रात। अब रात को भी जीना इंसानों के लिए, आम जन के लिए मुश्किल हो गई। तब तो बड़ी त्रासदी होगी। और सबसे पास था भारत, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा खून बहा है भारत। और फिर क्या था, भारत के लोगों को मतलब रक्तपात जो शुरू हुआ तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि खिसिया के मार रहा। जापान खिसिया के तुम 50,000 लोग मारे तो हम आम जन भी मारेंगे। सैनिक छोड़ो, आम जनता मारने लगी, कत्ले आम शुरू हुई। ऊपर से बॉम्ब, बड़े बड़े बॉम्ब जो उनके पास क्षमता थी, रॉकेट बॉम्ब जो भी, सब फटाफट पर आमजन, जो जहां आमजन, पूरा भारत की आमजन, कॉकपिट हो गया, मैदान हो गया। अभी तो बाउंड्री था, अब तो पहले तो केवल हमारा बाउंड्री हुआ करता था मैदान, लेकिन अब तो पूरा आमजन। इस पर फिर अमेरिका ने दूसरी चेतावनी दी कि नहीं, अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम इससे भी शक्तिशाली एटम बॉम्ब का प्रयोग करेंगे। और जापान नहीं रुकी, इसलिए पैट मैन नामा 9 अगस्त, ठीक 3 दिन बाद, सन 1945 9 अगस्त को प्लूटोनियम फ्यूल पर आधारित, अमेरिकन का लगे यहाँ प्लूटोनियम का भी चेक कर, वो चेकिंग कर, प्लूटोनियम आधारित फ्यूल, क्योंकि जापान बहुत दूर से छोड़ते हैं, रेडिएशन का असर अमेरिका तक आना नहीं। दूसरा एटम बॉम्ब गिरा जिसमें एक बार में 70 से 80 हजार तक लोग मरे, कहते हैं 1.5-2 लाख लोग हताहत। त्रासदी, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी, इस तरीके से लोग मरने लगे। अंत में जापान ने सीज फायर घोषित कर दी, हार मान गई। अब क्या रह गया? अब अमेरिका ने कहा और भी हमारे पास, अब तो बात ही खत्म हो चुका। अब तो जापान में एक इंसान नहीं बचेगा, जब इंसान ही नहीं बचेगा मानवता ही रो पड़ी, बात ही खत्म हो जाएगी, सब खत्म। जापान ने सीज फायर घोषित की, जापानीज सैनिकों ने गन डाउन कर दिया। इसी के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ईसाई सब जीत गए और फिर दिए गए वादे के अनुसार भारत को आजादी दी गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रक्तपात जरूर भारत का हुआ, लेकिन आजादी मिली। यह आजादी बहुत बहुत महंगी थी हमारे लिए। हमने 200 साल युद्ध किया, ब्रिटेन से झगड़ा लड़ा, 200 साल गुलामी में जिए, कितना खून इंटरनली बहा, और अंत में इस महायुद्ध में, विश्व युद्ध में जाकर हमें आजादी। और एट लास्ट एटम बम ने युद्ध को रोक दिया। अब एटम बम का एक चेहरा तो जरूर दिखाई देता है, ये आज 1945 से और 2021 आ गया। अगर आप देखें तो सीधे सीधे 71 और 5 और 2 दे, 71 5 76 साल, 76 साल में कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। जबकि 1914 प्रथम वर्ल्ड वॉर और 1940-44 में जब शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस तरीके से देखें तो 2 वर्ल्ड वॉर मात्र 15 साल में। और अभी भी वो शक्तिशाली युद्ध देश मौजूद हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना। ये तो एक जापान जिसके पास एटम बम नहीं, उससे युद्ध हो गया था। अगर ऐसा मान लीजिए एटम बम ना होता, मैं समझता हूं कि युद्ध की दशा हर 15 साल 20 साल में विश्व में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि हर आदमी धमकी देता लड़ने से। लेकिन जहां एटम बम की बात आती है सब शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनता है। और इसी होड़ की वजह से फिर एक संधि बनाई गई। 1960 के पहले जिसके पास एटम बम है वो उस एटम बम को सुरक्षित रखे, ताकि विश्व में शक्ति संतुलन, पावर इक्विनॉक्स बनाया जाए, जिससे अगर विश्व में कहीं कोई युद्ध हो तो उस युद्ध को रोकने के लिए
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य राष्ट्र एकजुट होकर एटम बम का प्रयोग करें। अतः चूंकि एटम बम बनाने की होड़ ना लग जाए और ये 5 सुरक्षा परिषद के शक्ति संपन्न राष्ट्र समझदार राष्ट्र हैं, इसलिए ना समझ राष्ट्र कहीं एटम बम न विकसित कर लें, आतंकवादी राष्ट्र कहीं एटम बम न विकसित कर लें, इसलिए सीटीबीटी बनाया गया। मैं आगे पढ़ाऊंगा सीटीबीटी के विषय में, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, उस पर टेंशन मत लीजिए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड, इसलिए मुझे टाइम लगेगा एनवायरमेंट पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा। लेकिन चिंता ना करिए, सब नोट्स है पूरा, जिस पर सब दस्तखत करें और टॉप 5 मेंबर्स जितना चाहें उतना एटम बम बनाएं, अन्य लोग एटम बॉम्ब्स नहीं बनाएं। भारत ने भी सीटीबीटी पर दस्तखत किया। भारत शांति प्रिय राष्ट्र था, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम एटम बम ना बनाने के पक्ष में हैं, हम तो कहेंगे सारा एटम बम खत्म कर दीजिए, लेकिन चलिए अब आप कहते हैं तो ठीक है, हम पूरी दुनिया से आह्वान करते हैं कि 5 देश को छोड़कर बाकी कोई एटम बम ना बनाए, हम भी एटम बम नहीं बनाए। अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास है इसलिए रहेगा, ये और भी बना सकते हैं क्योंकि ये सुरक्षा परिषद है, ये सुरक्षा करेंगे। अगर कहीं कोई युद्ध हुआ और शक्ति संतुलन यानी पावर इकोनॉमिक्स बनाएंगे और इस तरीके से सब मिलकर साइन करें। लेकिन समझ में तब आया जब चाइना ने हम पर अटैक कर दिया 1962, ठीक 2 साल बाद ट्रीटी के साइन। चाइना ने हम पे अटैक कर दिया। चाइना ने कहा कि उत्तर प्रदेश तक हमारा है, वाराणसी तक हमारा है, बौद्ध संस्कृति यहाँ तक लगती है और हम बुद्ध संस्कृति थे, अतः ये पूरा एरिया हमारा, हम लेकर जाएंगे। भारत ने कहा ऐसा कैसे, ये तो गलत है, तो गलत है तो रोक सकते तो रोको। 13,000 वर्ग स्क्वायर काफी किलोमीटर तक एरिया हमने अरुणाचल का कब्जा कर लिया। हम आ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश लेकर। भारत परेशान, जवाहरलाल नेहरू परेशान, करें तो क्या करें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह था, यूएनओ में गए, कहे कि ऐसा है कि चाइना को रोका जाए, चाइना गलत कर रहा है। तो ये वक्त भाई अगर कोई देश कर रहा है तो उसके लिए यूएनओ है, युद्ध को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। हम जमीन पूरी लेंगे, भूमि अधिग्रहण की नीति फॉलो करते हैं और हम इसको पूरा तो चाइना ने माना नहीं। अब भारत की क्षमता थी नहीं युद्ध को करने रोकने की, युद्ध से चाइना से युद्ध कर सकता। भारत ने हर प्रयास करने की कोशिश की और चाइनीज सैनिक बहुत मारे जाने लगे, पूरे भारतीय लड़ने को तैयार थे, लेकिन अंत में चाइना ने देखा कि सैनिक बहुत मार रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि हम एटम बम मारने जा रहे हैं, भारत आत्मसमर्पण करे, नहीं तो हम एटम बम भारत के ऊपर फेंकेंगे। अभी देखो गुंडे, जवाहरलाल नेहरू ने सुरक्षा परिषद में फिर आह्वान किया, कहा 5 सुरक्षा परिषद के राष्ट्र हैं, चाइना हम पर हमला कर रहा है, अतः आप एटम बम से उसको जवाब दें। सुरक्षा परिषद का एक नियमावली है, चार्टर है, जिसके अनुसार ये नियम कि जब तक 5 लोग किसी फैसले पर सहमत नहीं होंगे तब तक सुरक्षा परिषद कोई स्टेप नहीं उठा सकती। भले ही 200 से अधिक राष्ट्र जो जनरल असेंबली में वो विरोध में, तो 5 लोगों में कौन कौन भारत के पक्ष में था? अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं था। चाइना तो विरोध ही कर रहा था, चाइना तो अटैक ही कर रहा था, वीटो तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। चाइना ने वीटो कर दिया, हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे विरुद्ध कैसे, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में, और अमेरिका हमेशा ही चाहता है कि भारत ग्रोइंग नेशन है, इतना मर जाए इतना अच्छा है, खत्म हो जाए तो बढ़िया है। ब्रिटेन तो कहा हम इसीलिए सब तोड़ फोड़ के आए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश बना के आए, तो मरो लड़ो, हम तो कभी फेवर ही नहीं करेंगे। फ्रांस ने कहा न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल, हम पक्ष नहीं, हम ना पक्ष ना विपक्ष की बात करें। सिर्फ रशिया ने कहा हम भारत के पक्ष में थे, ये गलत, जो है बातचीत से हल किया जाए।
अगर उनकी भूमि है तो पेपर दिखाएं। तो रशिया अकेले और सब चारों एक साथ, 3 निकल गए। चाइना ने काम तो कर रहे हैं, हम एटम बम बनाने जा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं, हमारी जमीन दे। भारत ने कहा अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, सुरक्षा परिषद का मतलब खत्म हो चुका है, कोई सुरक्षा नहीं है। देन आफ्टर जैन साहब जवाहरलाल नेहरू रशिया जाते हैं, वहां उन्होंने रिक्वेस्ट किया रशिया से कि सेव अस, हमें हमारी रक्षा करें। रशिया ने कहा कि बीजिंग अगले 1 घंटे के अंदर ही हमारी मिसाइल तैयार है जो परमाणु युद्ध, बीजिंग में 1 घंटे के अंदर हमारी मिसाइल से एटम बम गिराने जा रहे हैं। तुरंत सीजफायर घोषित किया जाए, जहां है वहीं रुक जाए, हम कोई फैसला भी आगे नहीं कराएंगे, अरुणाचल का जो क्षेत्र है वो वापस ले सकते, जहां वहीं रुक जाइए, तुरंत तुरंत सीजफायर हो, नहीं हम एटम बम फेंक देंगे, आप तैयारी बाद में करिए भारत पे फेंकने के लिए। और मॉस्को ने तुरंत ही लगा दिया मिसाइल्स, एटम बम, भयंकर एटम बम्स के साथ 45 वाले एटम बम्स नहीं, चाइना के सिक्के बिक्के को तुरंत सीजफायर घोषित हो, चाइना पीछे, और फिर उसी के तहत स्टॉप हो गया। अरुणाचल का जो क्षेत्र चाइना ने कवर कर लिया, उस पर बहस नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, जैसा है वैसी स्थिति बना दिया। That's it. भारत को समझ में आ गया कि वी नीड एटम बम, इसलिए शुरू हुई पोखरण की कहानी, चुप्पे चुप्पे धीमे धीमे। अमेरिका की नेविगेशन सैटेलाइट से छिपते छिपते हमने पोखरण में 1975 में ही टेस्ट किया, तब ओपन हुआ और भारत पर रोक बैन लगाया गया, सेंसर लगाया गया, तब हमने अप्रकट रूप से गुप्त रूप से टेस्टिंग किया। और 92 में जब फिर से एक बार साइन करने के बाद, इंदिरा गांधी ने 75 में साइन कर दिया था, इससे फिर 92 में हुआ, तब हमने चोरी से किया था। और जब एक बार फिर 25 साल पहले फिर एक बार सिग्नेचर की बात आई थी, तो 65 में साइन हुआ था, फिर 25 साल में 90 के बाद भारत में अटल जी ने साइन में नहीं किया, सीधा पोखरण किया। इधर भारत ने किया, इधर पाकिस्तान ने किया, वो भी चुपे चुपे बना दोनों लोगों ने, इधर 5 उधर 6 उन्होंने दिखाया कि देखो हम लोग, तो इस तरह से 5 + 2 7 देश हो गए जो एटम बम बना चुके। फिर उधर ईरान ने किया, ईरान को चुप कराया गया, ईरान को कहा गया वर्क मत करिए, आप बनाइए मत, आपको हम ढेर सारा इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, और इससे ईरान का वर्किंग रोक दिया गया एटम बम बनाने। लेकिन ईरान भी देश है जिसने एटम बम बनाया। इधर साउथ कोरिया तैयारी कर रहा है बम बनाने के लिए, अमेरिका को मारने के लिए, तो लड़ाई करता रहता है। साउथ कोरिया की, हाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया। और इस प्रकार से विश्व में 7 लीगल, 1 इलीगल, उसको इलीगल माना गया, लेकिन 8 ऐसे देश हैं जिनके पास घोषित एटम बम। भारत के पास 40 से 50 की रेंज में, पाकिस्तान के पास 60 से 70 के रेंज में, ईरान ने 10-12 के रेंज में, और रही बात रशिया के पास 2 से 3 हजार, फ्रांस के पास 700-800, ब्रिटेन के पास 2-2.5 हजार, और अमेरिका के पास 15 से 20 हजार, और चाइना के पास घोषित बता रहे, घोषित 30 से 35 हजार एटम बम। चाइना के पास 30 से 35 हजार, हमारे पास 50। अब है हमारा बगल वाला पड़ोसी कितना खतरनाक, ये है स्थिति अपनी, और हम फिर भी मजे में हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, जिस दिन युद्ध हो गया उस दिन क्या होगा ये सोच सकते हैं। रशिया के कवरेज को क्या देखना है, रशिया का जो मुख्य कवरेज यूरोप में, बाकी सब तो बर्फ है, और इसीलिए उसके जो जनसंख्या है वो मुख्य यूरोप में है। सर एक कोई चीज पूछना चाहूंगा, भारत और चाइना का जो सीमा रेखा है उसको LAC बोलते हैं या LOC बोलते हैं? LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, और भारत पाकिस्तान का जो है वो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा। तो जब LAC क्रॉस करेंगे तभी तो युद्ध होगा भारत चाइना में सर। हाँ तो बात तो सही है ना, तो LAC क्रॉस करेंगे तो होगा, LOC क्रॉस करेंगे तो युद्ध होगा। तो सीमा परमाणु बम का यूज करेंगे सर जिसके पास ज्यादा है। हाँ भाई जाहिर सी बात है, युद्ध में फिर ये नहीं देखते ना कि
किसके पास ज्यादा है, किसके पास काम है, फिर युद्ध होगा और फिर भारत युद्ध करेगा, वो जवाब देंगे और फिर वो हमें 1 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, ये तो होता रहेगा। सर जैसा डिफेंस मिनिस्टर कहेंगे वैसा ही होगा। तो बात अलग है, फिर युद्ध में देखा जाए। चलिए आज बड़ी लंबी क्लास हो गई, 6:30 बज गया है। आप सब लोग अब जाइए, आराम करिए, विश्राम कीजिए। अब अगले सप्ताह क्लास होगी, अगले सप्ताह अपने बुधवार के टाइमिंग पे। और आप लोगों ने, सब लोगों ने मुझे डे बुक नहीं दिखाया। नाउ सर मैं समझ नहीं पाया डे बुक, जरा एक बार बता दीजिए क्या है, मैं नहीं समझ पाया डे बुक का मतलब। कल एक रजिस्टर ले लीजिए डे बुक के रूप में, उस रजिस्टर में डेली का वर्क प्लान बनाएंगे। डेली आपको पढ़ाई करना है CS OS के फॉर्मेट में। CS का मतलब होता है कोर स्टडी, कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए कहा गया है। OS यानी अदर स्टडीज, यानी अन्य सारी अध्ययन कर सकते हैं, इसके अंदर कोचिंग स्टडी सब कुछ। 6 घंटा रोज सेल्फ स्टडी होना चाहिए, वो भी FTPSS का होगा, फिक्स टाइम टेबल ऑफ सेल्फ स्टडी। फिक्स टाइम टेबल होगा इस सेल्फ स्टडी का। अब आप सपोज करिए एक फिक्स टाइम टेबल सुबह का बनाए हैं, तो सुबह आप 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर CS लिखेंगे, 3 घंटा पढ़े। और अब आपने जो अदर स्टडी किया दिन भर में, सपोज करिए कि 12 से 1 पढ़ा, 1 घंटा ये OS पढ़ा, फिर आपका जब मन कहा 4 से 5 पढ़ा, तो 1 घंटा ये OS पढ़ा। फिर मान लीजिए रात को आप एक बार फिक्स एक टाइम टेबल 6 से 9 का फिर बना बैठे हैं, 3 घंटा रोज हम 6 से 9 सेल्फ स्टडी में बैठेंगे। ये फिक्स टाइम टेबल इसका नाम CS होगा। और फिर सपोज करिए 11 से 12 1 घंटा और पढ़ा, इस तरीके से ये OS पढ़ा। अब आप टोटल करेंगे कि एक दिन में आपने कितने घंटे पढ़े, 3 4 5 5 3 8 9 घंटे पढ़ाई किया, जबकि आपको डेली 12 घंटे पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने 9 घंटा पढ़ा। तो उस दिन आप लिखेंगे रिमार्क कि अनसेटिस्फैक्टरी, हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ना चाहिए था 12 घंटे, हमने पढ़ाई किया सिर्फ 9 घंटे। ठीक है, CS का फुल फॉर्म क्या है सर? CS का CS मतलब कोर स्टडी, OS यानी अदर स्टडी। कोर मतलब फिक्स टाइम टेबल और OS यानी अदर सारी स्टडीज। और अदर सारी स्टडीज में आपका कोचिंग स्टडी, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, कुछ रिसर्च पेपर, सारा चीज हो सकता है। बाकी CS में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड FTPS फिक्स टाइम टेबल होगा, यानी आप फिक्स बैठेंगे, रोज एक फिक्स बनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे किसी के यहाँ शादी है, चाहे कुछ भी है, हमें वो फिक्स टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं कर, इसलिए FTPS। इस तरह से आप रोज का काम करेंगे, यहाँ डेट डालेंगे, डेट आपने डाला 25 जून, ये काम किया, फिर अगले पेज पे या उसी पेज पे गए तो 26 जून। इस तरह से आप रजिस्टर डेली बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि डेली हम कितना पढ़ते हैं, 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा। आपको पढ़ना 12 घंटा चाहिए और आप पढ़ रहे 5 घंटा, 6 घंटा, फिर इसमें रिजल्ट कहाँ से अच्छा है? और लगेगा हमने पूरा साल भर बहुत बढ़िया पढ़ा, खूब रोज पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, चौथाई भी पढ़ाई नहीं किया, तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा? ठीक है, तो ये जरूरी है, इसको बनाइए, आज से बनाइए, आज से, यानी आज से हम चाहेंगे एटलीस्ट आज जितने लोग मौजूद हैं सभी लोग बनाकर फोटो खींच के हमें भेजें। ऑलराइट, चलिए अब और लोग, सब लोग भाग रहे हैं, अब हम भी चल रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा हम यहाँ रह जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे, हम अकेले डर लगेगा हमें। चले, अच्छा, गुड नाइट। बुधवार को मुलाकात होगी 4 बजे। गुड नाइट सर। ऑलराइट।